नमस्कार दोस्तों, मैं परम सुख यादव यूट्यूब चैनल परम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करूंगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी बोली जो है यह आपके बिहार के अलावा आपके यूपी, उत्तर प्रदेश में भी बोले जाने वाली बोली है। और आप अगर माने तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भी क्या है? आपकी भोजपुरी है। भोजपुरी एकमात्र ऐसी बोली है जिसमें फिल्में बनती हैं तथा यह संविधान की 23वीं भाषा के रूप में प्रस्तावित है। तो भोजपुरी इसके अलावा भारत के अलावा भी अन्य देशों की बोली जाने वाली बोली है, जैसे सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना और फिजी जैसे देशों में बोली जाती है। मगही की बात करें, मगही जैसे पटना में बोली जाती है। इसके अलावा भागलपुर, गया जिले में बोली जाती है। मैथिली बोली बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी हमारे जौनपुर जिले, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इसके अलावा बिहार के छपरा, सिवान, भभुआ, मोहनिया, आरा, चंपारण, भोजपुर आदि जिलों में बोली जाती है। इसकी शुरुआत भोजपुर ज़िले से हुई, इसीलिए इसका नाम भोजपुरी पड़ा। अगला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, बांगरू, जिसका अन्य नाम हरियाणवी है, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली। अगला है पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। और चौथी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, जिसमें आती हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी को जयपुरी कहते हैं, एवं हड़ौती। अगर इनके क्षेत्रों के बंटवारे की बात करें तो मारवाड़ी आपकी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में, मालवी बोली जाती है आपके दक्षिणी राजस्थान में, जबकि ढूंढाड़ी एवं हड़ौती बोली जाती है आपके पूर्वी राजस्थान में। अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपकी हिंदी की 5 उपभाषाओं में 5वीं जो उपभाषा है जिसका नाम क्या है? पहाड़ी है। क्या नाम है? पहाड़ी है। पहाड़ी हिंदी की बात करें जो खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुछ किताबों में नेपाली भी दिया हुआ है, जबकि नेपाली हमारे देश की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में आपकी कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? तो संपृक्त ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसमें एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है, उस ध्वनि को संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल में म ध्वनि जो है स और ब व्यंजनों से संयुक्त होती है। इसके अलावा कंबल में म जो है क और ब ध्वनि से संयुक्त है, इसीलिए यहाँ पर म जो है कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। अगली है, संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? संयुक्त ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक ही स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण में आधा प और र दोनों व्यंजन ध्वनियाँ किसके सहारे बोली जाती हैं? आ स्वर के सहारे बोली जाती हैं, इसीलिए इसमें कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि। अगला है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे प्रसन्नता में आधा न और न है, जो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। उल्लास, उल्लेख आदि। अगला क्वेश्चन है, चोंच का तत्सम शब्द कौन है? तो चोंच का तत्सम शब्द क्या है? चोंच का तत्सम शब्द चंचू है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। या संस्कृत शब्दों के समान शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जबकि इसका विपरीत तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो
संस्कृत शब्दों से उत्पन्न होता है, या आप कह सकते हैं संस्कृत शब्दों का विकृत रूप, विकसित रूप या परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। दास किसका पर्यायवाची है? तो दास किसका पर्यायवाची है? सेवक का पर्यायवाची है। उद्घाटन का विलोम है, तो उद्घाटन का विलोम क्या है? उद्घाटन का विलोम समापन है। लोकार्पण और लोकार्पण एवं विमोचन जो है इसके पर्यायवाची हैं। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न क्या है? पुखराज। नीलम रत्न से शनि ग्रह का दोष दूर होता है, और हीरा से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है, जबकि पन्ना से बुध ग्रह का दोष दूर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? एक क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो बालक में सकर्मक क्रिया, बालक लिखता है उसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उस समास को द्विगु समास कहते हैं, या आप कह सकते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, रोगग्रस्त, इन सब में कौन समास है? तत्पुरुष समास। कर्मधारय की बात करें, जिस समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन में कौन समास है? कर्मधारय समास है। इसके अलावा आप बता सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया चंद्रवदन में भी कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। इसके अलावा द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता, भाई और बहन। अगला है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य किस प्रकार का है? तो आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें यह वाक्य किस प्रकार का है? विस्मयवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। अगला है, हास्य विनोद को भाषा और भाषण का क्या माना जाना चाहिए? भूषण। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहाँ प्रयुक्त होता है। कौन सा विराम प्रयुक्त होता है? अल्प विराम प्रयुक्त होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम एक ऐसा अल्प विराम चिन्ह है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है किसी भाषा में। इसके अलावा अर्धविराम दो वाक्यों के बातों में भिन्नता प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? तो करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? भवभूति ने दी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? सरकारी पत्रों में अनावश्यक क्या है? व्यक्तिगत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद है। तो क्या है? आवश्यक कार्रवाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह वाक्य जो है कि वाक्य को पूरा करना है। पुरुषार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वालों पर पाप नहीं लगता, मौन होने से कला नहीं होता। तो यहाँ पर 16 का सी आंसर सही होगा। क्या सही होगा? 16 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजा का विलोम इनमें से नहीं है। तो राजा का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? सेनापति नहीं है। सेमिनार का सही अर्थ क्या होगा? सेमिनार का सही अर्थ होगा संगोष्ठी। राकेश आया होगा वाक्य है। तो राकेश आया होगा वाक्य क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।